स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी, जैसे प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं, विपरीत समावयवी क्या होते हैं, इसके अलावा रेसिमिक मिश्रण किसको बोलते हैं और मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो मीज़ो कंपाउंड के बारे में हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मीज़ो कंपाउंड या मीज़ो यौगिक क्या कहा था भाई कि भाई ऐसे यौगिक है ना, ऐसे यौगिक जिनमें दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा क्रेल कार्बन हो, ठीक है, कि ऐसे यौगिक जिनमें दो या दो से ज़्यादा क्रेल कार्बन हो और POS या COS भी उपस्थित हो, मीज़ो कहलाते हैं। ठीक है, कि भाई ये हमें ध्यान रखना है कि भाई दो, कम से कम कितने क्रेल कार्बन होने चाहिए, तो कम से कम उसमें दो क्रेल कार्बन होने ही चाहिए। इसके साथ ही उसमें POS या COS भी उपस्थित, अगर दोनों हो तो अच्छी बात है, या दोनों में से कम कोई एक तो उपस्थित होना ही चाहिए, तो वो कैसा हो जाएगा, मीज़ो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक एक मीज़ो यौगिक है, ठीक है, या निम्न में से कौन सा यौगिक एक मीज़ो यौगिक नहीं है। तो आपको यही चेक करना है जो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी है। क्लियर? अब देखना कि यहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि मीज़ो यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। प्रकाशिक अक्रिय होते हैं, और इसका कारण क्या बताया था, आंतरिक प्रतिकार के कारण। आंतरिक प्रतिकार के कारण, ठीक है, एक तो मैंने ये बताया। दूसरा, रेसिमिक मिश्रण में भी अपनी बात हुई थी इसी बात को लेकर कि भाई रेसिमिक मिश्रण भी तो प्रकाशिक अक्रिय होता है, और उसका कारण क्या था, उसका कारण था भाई बाह्य प्रतिकार। तो एक तो आंतरिक प्रतिकार, यानी इनकी आंतरिकी ऐसी है कि इनकी आंतरिकियां, इनकी संरचना में POS COS उपस्थित होता है, और जबकि रेसिमिक मिश्रण में एक अकेला D है या अकेला L है, तो वो तो प्रकाशिक सक्रिय है, जबकि L में अगर आप D मिला दो या D में L मिला दो उतनी ही मात्रा में, तो मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। तो बाहर से मिलाने पर प्रकाशिक अक्रिय हो रहा है, तो बाह्य प्रतिकार। जबकि यहाँ पर इसकी संरचना ऐसी है कि इसमें POS COS आ रहा है, इसमें सममिति आ रही है, तो आंतरिक प्रतिकार है ना। मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, उनमें आपको चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड मीज़ो है और कौन सा कंपाउंड मीज़ो नहीं है। क्लियर बात? ध्यान से देखना। चेक करें भाई कि इनमें से कौन सा मीज़ो होगा, कौन सा मीज़ो नहीं है। है ना, मीज़ो कंपाउंड की कंडीशन आप देखें, और उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि मीज़ो होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भाई कौन सा कंपाउंड मीज़ो है, कौन सा मीज़ो नहीं है। ठीक है ना।
देखिए भाई, इनमें हमें चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड मीजो है और कौन सा मीजो नहीं है। सबसे पहले कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड आपको दे रखा है, मैंने कहा कम से कम 2 किरेल कार्बन होने ही चाहिए। इसमें है किरेल कार्बन, बिल्कुल भैया, इसमें ये वाला कार्बन किरेल है और ये भी किरेल है। फिर चेक करते हैं POS COS, तो भाई POS होगा क्या इसमें? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर इस तल में अपन इसको काटेंगे तो ऊपर CH3 है, नीचे C2H5 है, तो इसको POS नहीं बोल सकते। दर्पण प्रतिबिंब भी होने चाहिए। पहली बात तो 2 बराबर भाग बने POS के लिए, कि जिस तल में आप काट रहे हो उस तल में 2 बराबर भाग बनने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होनी चाहिए। तो इस तल में काटोगे तो मिरर इमेज नहीं बनेंगे, ना ही 2 बराबर भाग बनेंगे, तो इसमें POS नहीं है। COS की बात करते हैं, वो COS तो हो ही नहीं सकता। इधर गए तो OH मिला, इधर H है, तो COS की तो बात ही नहीं करेंगे। COS भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड मीजो भी नहीं है ना भाई, ये मीजो नहीं है। अब इसमें POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। इसकी बात करते हैं तो भाई इसमें मेरे को POS दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला कार्बन किरेल है, ये भी किरेल कार्बन है, 2 किरेल कार्बन है और POS भी इसमें आ रहा है, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो मीजो कंपाउंड है। इसमें POS भी है और इसमें 2 किरेल कार्बन भी है, तो ये एक मीजो कंपाउंड है। इसको चेक करते हैं, तो इसमें देखना ज़रा, इसमें किरेल कार्बन चेक करो। ये वाला कार्बन किरेल है क्योंकि इस पर चारों समूह अलग अलग है। ये वाला कार्बन किरेल है क्या? ना भाई, ये किरेल नहीं है। कैसे? कि भाई ये दोनों तरफ Br और Br लगा रखा है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन किरेल नहीं है। इसमें एक ही किरेल कार्बन है, और भाई एक किरेल कार्बन वाले कभी भी मीजो नहीं होंगे। जिसमें एक ही किरेल कार्बन वाला एक ही किरेल कार्बन होता है, वो वाला कभी भी मीजो नहीं हो सकता, ये वाला मीजो नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि मीजो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और केवल एक किरेल कार्बन वाले हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर POS आएगा क्या? POS, तो भाई इसमें आप कहते हो कि सर ऐसे काट दो इसको, तो ये POS होगा, एक CH3 चला गया, लेकिन ये POS नहीं है। क्यों? क्योंकि काटोगे तो 2 बराबर भाग तो बन जाएंगे, एक CH3 नीचे, एक CH3 ऊपर, 2 बराबर भाग तो बन गए, लेकिन ये दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब नहीं है ना, तो इसको POS नहीं बोल सकते, और COS होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो ये वाला कंपाउंड भी मीजो नहीं है भैया। क्लियर है बात? यहाँ चेक करते हैं, तो इसमें देखो ऐसे काटेंगे तो POS हो जाएगा, है ना। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों CH3 जो है वो एक ही साइड है। या तो ऐसे काट दो या इसको ऐसे काट दे तो भी इसमें POS आ जाएगा, ठीक है। अब ये मीजो है या नहीं है, तो देखना ज़रा कि भाई इसको चेक करते हैं। इस कार्बन पर जो है वो एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, दोनों अलग अलग हो गए। फिर ये कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन, ये तो दोनों कार्बन समान ही आ गए, है ना। फिर आगे चले तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये भी कैसे आ गए? समान आ गए। इसका मतलब ये वाला कार्बन किरेल कार्बन नहीं है, और ऐसे ही ये वाला कार्बन भी किरेल नहीं होगा। यानी इसमें किरेल कार्बन नहीं है, इसमें POS तो है लेकिन किरेल कार्बन नहीं है। और भाई क्योंकि किरेल कार्बन नहीं है, इसलिए ये वाला कंपाउंड मीजो कंपाउंड नहीं हो सकता ना भाई। इसमें किरेल कार्बन नहीं है ना, इसलिए मीजो नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, है ना। इसमें देखना जरा, ये वाला कार्बन किरेल है या नहीं है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। एक तो इस पर CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा है, ये दोनों अलग अलग है। फिर एक जो है वो कार्बन जुड़ा है, ये एक ही हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास। यहाँ CH2 जुड़ा है, इस कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है CH2, ये वाला CH है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों भी अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये किरेल है। अगर ये किरेल है तो ये भी तो इसी के जैसा ही है, तो ये भी किरेल है, 2 किरेल कार्बन। अब चेक करते हैं POS है या नहीं है। तो ध्यान से देखना जरा कि अगर मैं इसको इस तल में काट दूं तो 2 बराबर भाग बनेंगे, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे, तो इसमें POS है। इसमें 2 किरेल कार्बन भी है, तो ये वाला कंपाउंड मीजो कंपाउंड हो सकता है, ये एक मीजो कंपाउंड है। क्लियर बात? इसको चेक करते हैं। यहाँ देखना, ये कार्बन जो है वो किरेल है, ये भी कार्बन किरेल है, ठीक है, दोनों के दोनों कार्बन किरेल है। अब इसमें POS चेक करते हैं, तो भाई अगर आप इसको इस तल में काटेंगे तो POS बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दोनों बराबर भाग तो है, लेकिन POS होने की कंडीशन ये है कि दोनों भाग जो बने हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये दोनों भाग ही एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है।
और दोनों ही भाग अगर दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो ये वाला मीजो कंपाउंड नहीं होगा, ये मीजो नहीं है। इसमें पीओएस है लेकिन पीओएस भी इसमें, इसको पीओएस बोल सकता हूँ क्या? ना भाई, इसको पीओएस नहीं बोल सकता, और सीओएस होने का तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें पीओएस भी नहीं है, इसमें सीओएस भी नहीं है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड इसको नहीं बोल सकते। इसको चेक करते हैं भाई, पीओएस है क्या इसमें? पीओएस बिल्कुल भाई, ये वाला पीओएस इसमें हो सकता है, इसमें पीओएस है। क्यों? क्योंकि भाई इसको जब इस तल में काटोगे ना तो दो बराबर भाग बनेंगे और दोनों ही भाग एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे, तो ये ही कंडीशन होती है। और फिर इसके अलावा देखना जरा, किरेल कार्बन चेक करते हैं, तो ये वाला कार्बन एक तो CH3 है, एक हाइड्रोजन होगा, फिर इधर गया तो वो ही मेरे को CH मिला, और इधर गया तो क्या मिला? CH2। इसका मतलब ये दोनों भी अलग अलग है, तो ये वाला किरेल है, ये किरेल है, तो ये भी किरेल होगा, तो दो किरेल कार्बन है, पीओएस भी आ रहा है, तो ये वाला मीजो कंपाउंड है। क्लियर है बात? सॉरी, इसको चेक करते हैं, ये तो इसी के जैसा है, इसमें भी भाई इस तल में काटेंगे तो पीओएस आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो देखना जरा, इसको भी मैं मीजो कंपाउंड बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें भी दो किरेल कार्बन है और ये मीजो कंपाउंड है, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड मीजो है, कौन सा कंपाउंड मीजो नहीं है। क्लियर बात? तो भाई इस तरीके से जो है वो मीजो कंपाउंड हो गया अपने पास, आप चेक कर लेंगे अब आसानी से कौन सा कंपाउंड मीजो है, कौन सा कंपाउंड मीजो नहीं है। आपको यहाँ अगर डाउट हो रहा है कि सर ये किरेल कैसे हुआ, तो ध्यान से देखना ज़रा, इस पर एक तो हाइड्रोजन है, एक CH3 है, ठीक है ना, और इधर चेक करें तो इधर एक कार्बन यानी CH आया और इधर भी एक कार्बन है CH है। आप कहोगे सर दोनों सेम आ गए, फिर कैसे चेक करें? हाँ, तो दोनों अगर सेम आ गए ना तो एक चेक करो कि इस कार्बन का CH3 तल के पीछे की तरफ है, इस कार्बन का CH3 तल के ऊपर की तरफ है, तो एक्चुअल में इनका विन्यास अलग अलग है, ठीक है। तो विन्यास अलग अलग, कुछ भी अलग आए तो किरेल माना जाएगा, तो इसलिए ये वाला किरेल है, ये भी किरेल है और ये भी किरेल है, तीन किरेल कार्बन इसमें। अपनी कंडीशन है कि कम से कम दो किरेल कार्बन उसमें होना चाहिए। अच्छा, ये वाला किरेल है या नहीं है? ये वाला ना भाई, ये वाला किरेल नहीं माना जाएगा, तीन नहीं है, दो ही है। कैसे? कि भाई इधर भी विन्यास समान है, इधर भी विन्यास समान है, तो इसको नहीं, इसको किरेल, इन दोनों किरेल मानेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला कंपाउंड भी मीजो है। तो मेरे ख्याल से अब आप चेक कर देंगे कि कौन सा कंपाउंड मीजो है और कौन सा कंपाउंड मीजो नहीं है। बहुत ही सिंपल सा काम है भाई इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, और ये जो डेफिनेशन है ये है भाई इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर्स। अब ये क्या होते हैं तो देखना, इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स, इसको हिंदी में भी आपको यही याद रखना है, इरिथ्रो और थ्रियो, ठीक है। होता क्या है कि भाई कुछ इस फॉर्मेट के कंपाउंड, ठीक है, इस फॉर्मेट के जो कंपाउंड होंगे इनके लिए इरिथ्रो और थ्रियो वर्ड काम में लेते हैं। ये वाला जो है वो इरिथ्रो होगा और इसको थ्रियो बोलेंगे, ठीक है ना। दो अपने पास अलग अलग कंपाउंड है, यानी ये दोनों समूह तो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। फिर इधर A B, तो ऐसा जिसमें समान समूह एक ही तरफ है उसको इरिथ्रो, और अगर समान समूह जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रियो बोलेंगे, ठीक है ना। इसके लिए इरिथ्रोज वर्ड भी काम में लेते हैं, इसके लिए थ्रियोज वर्ड भी काम में लेते हैं। ये छोटा सा काम है, आपको केवल एक बार इसको याद रखना है। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है भाई प्रकाशिक समावयवियों का नामकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो प्रकाशिक समावयवियों का नामकरण, प्रकाशिक समावयवियों का नामकरण, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। अब भाई जैसे हमने ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण पढ़ा था, तो नामकरण की कितनी पद्धतियां थी, कितने सिस्टम थे? मैंने तीन सिस्टम आपको बताए थे, सिस ट्रांस, सिन और एंटी, एक बताया था ई और जेड, ऐसे करके तीन टोटल हमारे पास नामकरण के सिस्टम थे। तो प्रकाशिक समावयवी के नामकरण में हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है ना। एक तो डीएल नामकरण है और एक हमारे पास
आरएस नामकरण, तो पहले हम पढ़ लेते हैं डीएल नामकरण, ठीक है ना। तो पहला है अपने पास डीएल नामकरण, और डीएल नामकरण जो होता है इसको सापेक्ष विन्यास भी बोलते हैं, सापेक्ष विन्यास, ठीक है। अब ये होता क्या है, याद रखना मैंने कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा है, स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं लिखा है, क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल एल का मतलब अलग हो जाता है, कैपिटल डी कैपिटल एल का मतलब अलग होता है, अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो डीएल नामकरण पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जब भी डीएल नामकरण अपन करेंगे कि आपको पूछेगा कि जैसे पूछता था कि भाई कौन सा कंपाउंड ई है, कौन सा जेड है, कौन सा सिन है, कौन सा एंटी है, तो वैसे ही डीएल नामकरण में आपको ये पूछेगा कौन सा डी है, कौन सा एल है। बहुत ही सिंपल सा काम है। तो ये चेक करने के लिए कि कौन सा डी कौन सा एल, ये चेक करने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है, वो मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट आपका ये है कि भाई डीएल नामकरण सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्लों के लिए ही काम में लिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखें कि डीएल नामकरण जो है ना वो सामान्यतः किसके लिए काम में लेंगे, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स के लिए ही काम में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के लिए डीएल नामकरण हम काम में लेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, अब ये कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड क्या होते हैं इसकी बात अभी कर लेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, डीएल नामकरण के लिए फीसर सूत्र सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा वाला, कि भाई डीएल नामकरण जो है वो करेंगे फीसर सूत्र जो होता है ना, उसमें हम डीएल नामकरण करना सीखेंगे। तो फीसर सूत्र लिखना अपन पहले देख चुके हैं, कैसे बताया था मैंने फीसर सूत्र, कि किसी भी कंपाउंड का फीसर सूत्र आपको बनाना है तो क्रेल कार्बन को ऐसे क्रॉस से प्रदर्शित करो। सबसे ऊपर यहाँ पर जो है वो आईयूपीएसी के अनुसार 1 नंबर कार्बन रखते हैं, 1 नंबर कार्बन को सबसे ऊपर रखते हैं। जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पर हम रखते हैं भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला को, मुख्य कार्बन श्रृंखला वर्टिकल लाइन पर रखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ जो है वो बीच में क्रेल कार्बन हो गया, क्रेल कार्बन से जुड़े बाकी 2 समूह हो गए। तो ये फीसर सूत्र, तो फीसर सूत्र जो है वो सही होना चाहिए, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो ध्यान से देखना भाई, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। वैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपका 12th क्लास का बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के बारे में दे रखा है। तो अभी मैं केवल आपको कार्बोहाइड्रेट को पहचानने का तरीका बता देता हूं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें या तो CHO यानी एल्डिहाइड होगा, जिनमें या तो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है, या फिर जिनमें CO यानी कि कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। या तो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है या कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है जिनमें या तो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह होगा या फिर कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। क्लियर है बात, दोनों में से कोई एक मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। इसके साथ ही उसमें एक से अधिक OH समूह उपस्थित होंगे, ठीक है। इसके साथ ही उसमें एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित होंगे। तो ऐसे जो कंपाउंड है उनको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखा गया है। होता क्या है कि एक से ज्यादा वर्ड जो एक से ज्यादा अगर कोई चीज आती है, जैसे 2 चीजें आ गई तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये वर्ड काम में लेते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आती है, 2 या 2 से ज्यादा के लिए एक कॉमन वर्ड काम में आता है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, यानी 2 या 2 से ज्यादा, इन सबको अपन पॉली वर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, एक से ज्यादा OH है, OH के लिए क्या काम में लेता है, हाइड्रोक्सी। तो इसलिए इसको पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान से अगर डेफिनेशन बनाए तो आप क्या बोलोगे कि पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं,
अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित हो तो उनको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्लियर है बात, कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित हो तो उनको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो काम है कार्बोहाइड्रेट का। फिर एमिनो एसिड क्या है, तो भाई देखो जरा, एमिनो एसिड, ठीक है भाई, नाम से पता चल रहा है एमिनो, एमिनो का मतलब होता है NH2 ग्रुप, है ना, और एसिड का मतलब है COOH ग्रुप, है ना, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें NH2 और COOH ये दोनों समूह उपस्थित हो उनको क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड बोलेंगे, है ना, दोनों समूह उपस्थित हो, दोनों समूह उपस्थित हो, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, एमिनो एसिड बोलेंगे। जिनमें NH2 भी हो, जिनमें COOH समूह भी हो, दोनों के दोनों अगर उपस्थित होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, एमिनो एसिड्स बोलेंगे। क्लियर बात, ठीक है। अब देखना जरा कि चलो एमिनो एसिड हो गए कि दोनों के दोनों समूह उपस्थित हो गए। एमिनो एसिड कई प्रकार के होते हैं भाई, देखो जरा, जैसे एक तो एमिनो एसिड ये है, एक ये एमिनो एसिड हो गया, एक ये एमिनो एसिड हो गया, भाई देखो ये तीनों के तीनों एमिनो एसिड है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना कि NH2 समूह है और COOH दोनों उपस्थित है, COOH और NH2 दोनों उपस्थित है, NH2 और COOH दोनों उपस्थित है, ठीक है, तीनों के तीनों एमिनो एसिड है। COOH मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह और मुख्य क्रियात्मक समूह। मैंने बताया हुआ है कि मुख्य क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा और इससे भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा। क्लियर है बात। और अल्फा के बाद में ये बीटा हो गया, ये अल्फा, तो ये वाला बीटा हो गया और ये गामा। तो यहां देखना कि NH2 समूह अगर अल्फा पर जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड, ये वाला अल्फा एमिनो एसिड। NH2 समूह अगर बीटा पर जुड़ा हुआ है तो ये हो गया बीटा एमिनो एसिड। NH2 समूह अगर गामा पर जुड़ा हुआ है तो ये हो गया गामा एमिनो एसिड, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो तीन तरीके के एमिनो एसिड हो गए, अल्फा बीटा और गामा, ये तीन तरीके के हमारे पास क्या है भाई, एमिनो एसिड है। अब इनमें से हमें कौन सा पढ़ना है, तो भाई हमें अल्फा एमिनो एसिड पढ़ना है ना, अल्फा एमिनो एसिड की बात करेंगे। बीटा और गामा की बात हम केवल कौन सा एमिनो एसिड पढ़ेंगे, केवल अल्फा एमिनो एसिड पढ़ने वाले हैं। यानी जहां पर NH2 समूह अल्फा कार्बन पर उपस्थित होगा उनको अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे और केवल ये ही हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो दो चीजें हो गई, DL नामकरण के लिए क्या है भाई, केवल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड पर लागू होगा, और DL नामकरण के लिए फीसर सूत्र क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड या फिर कौन सा समूह हो या फिर कीटोन समूह हो तो उनको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, और एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित होंगे कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। अब नाम शुरू करते हैं अपन DL नामकरण। तो देखना जरा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये कोई कार्बोहाइड्रेट में ले लेता हूँ, जैसे भाई ये मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कैसे पता चला, CHO मुख्य क्रियात्मक समूह, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, दो तो OH है, और इसके पास जो है वो एक CHO है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। एक तो ये कंपाउंड हो गया, एक ये वाला कंपाउंड हो गया। याद करो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, है ना, एक ही बात होती है, लेकिन दोनों का विन्यास जो है वो अलग अलग होता है। कंपाउंड एक ही है, बस विन्यास अलग अलग है। कैसे, ध्यान से देखना कि भाई अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये चेक करना है आपको, D और L बताना है, तो फीसर सूत्र सही है या नहीं है। जो सेकंड कंडीशन है ना, ये हम पहले चेक करेंगे कि फीसर सूत्र सही है या नहीं है। तो इसके लिए आप इसकी नंबरिंग करके देखो, तो नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, है ना। मुख्य कार्बन श्रृंखला यहां होनी चाहिए वर्टिकल लाइन पर, जो कि है। एक नंबर कार्बन सबसे ऊपर है, किरेल कार्बन को क्रॉस से प्रदर्शित कर रखा है, तो बिल्कुल सारी चीजें सही है, फीसर सूत्र सही है। अब सही फीसर सूत्र है तो D और L चेक करने के लिए आपको केवल इतना काम करना है, OH की पोजीशन देखनी है, जो किरेल कार्बन वाला OH है ना, उसकी पोजीशन देखनी है। अगर OH, यदि
OH RHS में है ना, तब तो इसको बोल देंगे D। क्या बोलेंगे? D। और अगर OH LHS में है, यदि OH LHS में है तो इसको बोलेंगे हम L। ठीक है भाई, इसमें OH जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है तो इसको D बोलेंगे, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सा काम है। क्लियर है बात? और फीसर सूत्र क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। मैं कैपिटल D कैपिटल L की बात कर रहा हूं। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको मैं कैपिटल D ग्लिसर एल्डिहाइड बोलूंगा और इसको मैं कैपिटल L ग्लिसर एल्डिहाइड बोलूंगा। ठीक है ना? तो दो चीजें हो गई। एक तो कैपिटल D का मतलब क्या होगा कि OH समूह इसमें राइट हैंड साइड में है, और कैपिटल L का मतलब क्या होगा? इसमें OH समूह लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है? ठीक है, अब देखना, एक तो कैपिटल D कैपिटल L होता है, एक स्मॉल d स्मॉल l होता है। तो इनका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। भाई जैसे आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कैपिटल स्मॉल d या प्लस, ठीक है, इसके बाद में D ग्लिसर एल्डिहाइड। अब इसका मतलब क्या है? पूरी लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, ग्लिसर एल्डिहाइड का मतलब ये कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें दो चीजें, एक तो कैपिटल D है, एक स्मॉल d है। तो कैपिटल D जो है ये तो आपको सापेक्ष विन्यास के बारे में बताता है। क्या? सापेक्ष विन्यास, कि भाई इसमें OH जो है वो किस तरफ है, इस बारे में बताएगा कि OH LHS में है कि RHS में है, इस बारे में बताएगा कैपिटल D। तो कैपिटल D का मतलब RHS में है, तो कैपिटल D का मतलब RHS में है OH। तो इससे तो आपको ये पता चलेगा OH की पोजीशन किस तरफ है। स्मॉल d ये आपको बताता है भाई प्रकाशिक घूर्णन के बारे में। किसके बारे में बताएगा? प्रकाशिक घूर्णन के बारे में। और प्रकाशिक घूर्णन क्या होता है? याद करो, पीपीएल का तल या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कि पीपीएल को किस तरफ कितने डिग्री घुमा रहा है, किस तरफ, दाईं ओर घुमा रहा है कि बाईं ओर, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है, दक्षिणावर्त घूर्णन है कि वामावर्त घूर्णन है। तो इसके बारे में आपको बताएगा कैपिटल D। प्लस क्या है? सॉरी, इसके बारे में बताएगा स्मॉल d। प्लस क्या है? तो या तो स्मॉल d काम में ले लो या इसकी जगह प्लस काम में ले लो, दोनों में से आप कुछ भी काम में ले सकते हो। स्मॉल d काम में ले लो या प्लस काम में ले लो, इन दोनों में से हम कुछ भी काम में ले सकते हैं। तो प्रकाशिक घूर्णन ये वाली चीज बताएगी, और ये वाला सापेक्षिक विन्यास यानी OH किस तरफ है। ये वाली जो चीज है ये थ्योरेटिकल होती है, थ्योरेटिकल, और ये वाली जो चीज है ये प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, यानी ये वाली चीज प्रकाशिक घूर्णन जो होता है ये तो एक्सपेरिमेंटल है, कि एक्सपेरिमेंट करके ही हम बता सकते हैं कि ये दक्षिणावर्त घूर्णन प्रदर्शित करता है कि वामावर्त घूर्णन प्रदर्शित करता है, जबकि ये हम केवल मॉलिक्यूल देखकर पहचान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये अगर लिखा हुआ आ जाए स्मॉल d है या स्मॉल l है ये तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन कैपिटल D है या कैपिटल L है ये हम बता सकते हैं। और कैसे? सही फिशर सूत्र लिखो, चेक कर लो OH की पोजीशन किस तरफ है। तो ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट की। क्लियर है? अब हम बात करेंगे भैया एमिनो एसिड की। ठीक है ना, कि एमिनो एसिड में हम क्या चीज चेक करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि वो D है कि L है। बहुत ही सिंपल सा काम है भाई, एमिनो एसिड में हमारे पास OH की जगह कौन होगा? NH2 होगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, जैसे एक ये एमिनो एसिड है, एक ये एमिनो एसिड है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई सब कुछ समान है, बस NH2 की पोजीशन अलग है। चेक कर लेते हैं फिशर सूत्र सही है या नहीं है। तो 1 2 और ये 3। ठीक है, तो यहां देखना जरा कि फिशर सूत्र जो है वो अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि IUPAC के अनुसार 1 नंबर कार्बन टॉप पर होना चाहिए, इस वर्टिकल लाइन पर मुख्य कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, और ये वाला जो है वो किरेल कार्बन हो गया, ऐसे ही इसमें है। ठीक है, तो देखना अब यहां NH2 की पोजीशन चेक करनी है। तो भाई अगर NH2, यदि NH2 समूह RHS में हो तो D, तो इसको कैपिटल D बोलेंगे। क्लियर है? और यदि NH2 समूह, यदि NH2 समूह
LHS में हो तो ये स्मॉल कैपिटल L हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही चेक करना है, OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। सिंपल सा काम है, ठीक है। मैं 2-4 कंपाउंड लिख रहा हूं, उनमें आपको यही चीज चेक करनी है। देखिए भाई, देखना ठीक है भाई, ये देखो ये कुछ कंपाउंड है, हमें चेक करना है कि भाई कौन सा D है कौन सा L है। क्लियर है? तो देखना जरा, सबसे पहले इसमें चेक करते हैं। तो पहले चेक कर लो फिशर सूत्र सही है या नहीं है। अगर सही है तो ही D और L बताना है, अगर सही नहीं है तो पहले उसको सही करो, ठीक है। तो देखना जरा, यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। 4 है अपने पास, 2 नंबर पर OH, 3 नंबर पे OH, ठीक है, OH और OH, ठीक है। तो ये सूत्र बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो है वो किधर है, इस तरफ है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा D, इसका भी इस तरफ है, ये वाला भी D। 2 किरेल कार्बन है तो दोनों में आपको D और D बताना होता है, ठीक है। एक चीज और कि कार्बोहाइड्रेट के केस में, है ना, पूरा कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के केस में अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन आ जाए, जैसे कि इसमें एक से ज्यादा किरेल कार्बन है, तो आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट में यदि एक से अधिक किरेल कार्बन आ जाए, किरेल कार्बन उपस्थित हो, तो अंतिम किरेल कार्बन के विन्यास के आधार पर पूरे यौगिक का विन्यास निर्धारित किया जाता है। देखें कि भाई यहां कार्बोहाइड्रेट है, अंतिम किरेल कार्बन कौन सा है, ये वाला है। अंतिम किरेल कार्बन अगर D है तो इस पूरे यौगिक का विन्यास D माना जाएगा, ये लाइन का मतलब है, ठीक है ना। वैसे तो आपको हर एक कार्बन का इंडिविजुअली D और L बताना होता है, लेकिन अगर पूरे यौगिक का विन्यास बताए कि पूरा यौगिक D है या L है और एक से ज्यादा किरेल कार्बन है, तो इस केस में क्या करते हैं भाई, जो अंतिम किरेल कार्बन है ना, उसका जो विन्यास होगा वो ही पूरे यौगिक का विन्यास माना जाएगा। तो ये वाला पूरा कंपाउंड कैसा है, D, ये वाला D, ये वाला D और पूरा कंपाउंड D, इसके आधार पर बताया है। जो 3 नंबर का है इसको नहीं देखना है, ये वाला कार्बन किरेल नहीं है, आपको किरेल कार्बन देखना है, इसमें चेक करते हैं। तो पहले चेक करो कि फिशर सूत्र सही है या नहीं है, नंबरिंग करो IUPAC से। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। सही है क्या फिशर सूत्र? सही नहीं है, क्योंकि IUPAC के अनुसार 1 नंबर कार्बन कहाँ होना चाहिए, सबसे ऊपर, इसमें है नहीं है। तो अगर नहीं है तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, सबसे ऊपर लेके आना पड़ता है। इसको एक काम करो, कागज के तल में, है ना, जिस तल में ये रखा है, इसको ऐसा का ऐसा 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री इसको रोटेट कर दो, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, तो COOH सबसे ऊपर आ जाएगा, C2H5 नीचे आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं ना, तो NH2 इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा। अब भाई फिशर सूत्र जो है वो बिल्कुल सही हो चुका है। तो भाई इस केस में क्योंकि NH2 किस तरफ है, इस तरफ है, इसलिए ये वाला कैसा है भाई, ये वाला L है, ये L है, ठीक है। इसको चेक करते हैं वापस से, वही फिशर सूत्र सही है या नहीं है ना। भाई फिशर सूत्र सही नहीं है, क्या करूं, 180 डिग्री घुमा दो, इसी तल में इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो इसको 180 डिग्री मैं घुमा रहा हूं,
ठीक है। तो जैसे ही इसको घुमाऊंगा CHO सबसे ऊपर, CH3 सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एक, तो यहाँ आ जाएगा भाई OH और यहाँ आ जाएगा H। देखो जरा, जैसे ही घुमाऊंगा ये वाला OH इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक H, यहाँ आ जाएगा OH। चेक करते हैं भाई, ये वाला जो है वो कैसा हो जाएगा L, ऊपर वाला L, नीचे वाला कैसा हो जाएगा D। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि एक से ज़्यादा OH है, तो D है। और पूरे मॉलिक्यूल का विन्यास बताना हो तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, D। अंतिम क्रेल कार्बन के विन्यास के आधार पर बताना होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है भाई अपने पास ग्लूकोज का। ध्यान से देखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला तो आपने सीखा ही होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। सूत्र क्या होता है भाई, C6H12O6। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र होता है अपने पास। संरचना में बना देता हूँ, ठीक है ना। ग्लूकोज की बात कर लेते हैं पहले, ग्लूकोज। यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई फ्रक्टोज की, या यहाँ लिख देता हूँ फ्रक्टोज, ठीक है। इसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है C6H12O6। अब संरचना कैसी होती है, याद रखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लूकोज की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड होता है और इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, H OH OH H H OH H और ये OH, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की। और फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें कीटोन होता है, CH2OH CO OH H H OH H OH और ये CH2OH, ठीक है। तो पहली बात तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको पूछ ले, देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बराबर है, आप चाहो तो चेक कर लो, ठीक है ना। अब आपको पहले तो यही पूछ ले कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन से समावेवी है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्रियात्मक समूह समावेवी है। कैसे कि एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। तो अगर फॉर्मूला समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हो तो क्रियात्मक समूह समावेता होती है, ठीक है। यहाँ पर क्रेल कार्बन कितने हैं, ये वाला कार्बन क्रेल है, ये भी क्रेल कार्बन है, ये भी क्रेल कार्बन है, ये भी 4 क्रेल कार्बन है। यहाँ पर क्रेल कार्बन कितने हैं भाई, 3 क्रेल कार्बन है, 1 2 और ये 3। अब चेक करते हैं डी और एल। पहली बात तो फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, वही नंबरिंग करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। बिल्कुल भाई, वर्टिकल लाइन पर जो है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला आ रही है, 1 नंबर कार्बन सबसे ऊपर है। यहाँ चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, 1 नंबर कार्बन सबसे ऊपर है और यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर मुख्य कार्बन श्रृंखला आ रही है। फॉर्मूला सही है। डी और एल चेक करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर कार्बन बताना डी होगा या एल होगा, 2 नंबर कार्बन डी होगा। कैसे पता चला भाई 2 नंबर कार्बन डी है, क्योंकि भाई इसमें OH जो है वो किस तरफ है, दाईं ओर है। 3 नंबर कार्बन कैसा होगा, एल। 4 नंबर कार्बन डी, 5 नंबर कार्बन भी डी। और आपको पूछ ले कि पूरा यौगिक कैसा होगा, तो पूरे यौगिक का विन्यास अंतिम क्रेल कार्बन के विन्यास। अच्छा, यहाँ डीएल नहीं करेंगे, ये वाला कार्बन क्रेल नहीं है, कहीं इसको डी बोल दो, है ना, ये क्रेल नहीं है। डीएल जो है वो क्रेल कार्बन के लिए निर्धारित किया जाता है, तो ये वाला क्रेल नहीं है। अंतिम क्रेल कार्बन जो है वो डी है, इसलिए पूरा यौगिक डी होगा, इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। एक होता है एल ग्लूकोज, तो एल ग्लूकोज में किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो एल ग्लूकोज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल डी ग्लूकोज नेचर में एग्जिस्ट करता है। अपनी बॉडी में जो होता है वो भी डी ग्लूकोज होता है, बोलते हैं ना ग्लूकोन डी, है ना, ग्लूकोन डी। तो वो ग्लूकोन डी का मतलब ये होता है, ये विन्यास, ठीक है। फिर यहाँ चेक कर लेते हैं, तो ये वाला बताना जरा, 3 नंबर कैसा होगा, एल, और ये वाला कैसा होगा, OH इस तरफ है, डी, ये भी OH इस तरफ है, डी। तो अंतिम क्रेल कार्बन जो है उसका विन्यास आपको चेक करना होता है। अंतिम क्रेल कार्बन पर OH इस तरफ है, तो इसको क्या बोलूंगा, डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज, तो एक तो डी ग्लूकोज, एक डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो भाई ये है। अब आपको ग्लूकोज का नाम पूछ ले, मान लो IUPAC नेम पूछ ले, IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले भाई मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह है CHO, एल्डिहाइड। और ये सारे OH 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 OH, 5 OH है जो प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, कहाँ कहाँ है, 2 3 4 5 6। 5 OH है तो 5 के लिए क्या लगाऊं भाई, 5 के लिए पेंटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर टोटल 6 कार्बन की श्रृंखला है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन
और लास्ट में क्या लगा दूं, एल। ठीक है, तो ये अपने पास इसका यूपीएससी नाम हो गया। अब कई बार जो है वो यहाँ पर 2 3 4 5 6 यहाँ डीएल भी पूछ लेगा, तो डीएल भी आप साथ में ऐड कर दो। देखो जरा 2 नंबर कार्बन कैसा है, 2 नंबर कार्बन डी है तो 2D, 3 नंबर कार्बन एल है तो 3L, फिर 4 नंबर कार्बन कैसा है डी तो 4D, 5 नंबर भी डी 5D, 6 नंबर कार्बन पर कोई विन्यास नहीं है तो 6 नंबर कार्बन को डीएल लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका पूरा नाम हो गया 2D 3L 4D 5D 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। क्लियर है बात? ऐसे ही आप इसका भी नाम लिख सकते हो, फ्रक्टोज का भी नाम लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो ये हो गया भाई अपने पास डीएल नामकरण। ठीक है ना, ग्लूकोज में डी और एल दोनों होते हैं, लेकिन एल फॉर्म अपन नहीं पढ़ते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एल की बात नहीं करते हैं। एक और चीज यहां पर आपको बता देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, चलो आगे देखेंगे, है ना। एक अपने पास होता है भाई परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक। ठीक है ना, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा कि भाई ये हो गया अपने पास डीएल नामकरण या सापेक्ष विन्यास। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि डीएल नामकरण या सापेक्ष विन्यास क्या होता है। चलो एक छोटा सा पॉइंट है जो यही डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने कहा कल करेंगे, कल क्यों करेंगे, अभी कर लेते हैं, है ना। तो देखना ज़रा, एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, चलो भाई म्यूटा रोटेशन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे 12th का टॉपिक है, अभी डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है। एक और टॉपिक मैं बता देता हूँ, वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर, भाई इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं? आपने नाम सुना होगा सुक्रोज का। ठीक है, तो इन्वर्ट शुगर क्या होता है? तो सुक्रोज का जलीय विलयन, जलीय विलयन इन्वर्ट शुगर कहलाता है, शुगर कहलाता है। ये केवल एक पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है कि सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जिसको गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसका जलीय विलयन इन्वर्ट शुगर कहलाता है। आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सुक्रोज का जो जलीय विलयन है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर, या हिंदी में इसको जो है वो प्रतिपन शर्करा भी बोलते हैं, प्रतिपन शर्करा। ठीक है, अब भाई ये तो थी बात अपने पास डीएल नामकरण की। उम्मीद करते हैं आपने डीएल नामकरण जो है वो अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें कोई डाउट रह जाए, डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछें, डाउट आपका डिस्कस करें। ठीक है, व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई, एक तो डीएल नामकरण हो गया, मैंने कहा 2 मेथड अपन पढ़ने वाले हैं, तो ये तो सापेक्ष विन्यास है, एक निरपेक्ष विन्यास जिसको हम आरएस नामकरण बोलते हैं। तो आरएस नामकरण की क्लास हम कल देखेंगे। ठीक है, और कल इस टॉपिक को हम कंप्लीट भी करने वाले हैं। प्रकाशिक समावता या आपके समावता कल पूरी हो जाएगी, तो कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी टिक करवाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम केवल क्वेश्चन डिस्कशन की बातें करेंगे। ठीक है ना, तो फ्रॉम हियर वी विल बी प्रोसीड्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।